आपने बहुत बार सुना होगा कि खालिस्तान का एजेंडा गलत है, खालिस्तान में जो लोग हैं वो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, उन्हें एक अपनी कंट्री चाहिए। लेकिन ये चाहिए क्यों? ये हुआ क्यों था? क्या रीज़न था जिसकी वजह से खालिस्तान वर्ड आया या सिक्किस्तान वर्ड आया, या ये अलग होने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग भी, क्यों कर रहे हैं? तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द कुणाल शर्मा शो। आज हम बात करेंगे द अराइज ऑफ खालिस्तान। ये प्रॉब्लम आई कहां से? अब इस प्रॉब्लम को जानने के लिए, खालिस्तान के बारे में या सिक्किस्तान के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा पंजाब के बारे में। पंजाब में ऐसी क्या चीजें हुई जो वहां से सिक्किस्तान और खालिस्तान का जन्म हुआ? इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब ब्रिटिशर्स का राज था 1823 में, महाराजा रंजीत सिंह हमारे पंजाब के रूलर थे और उनके राज में कभी भी ब्रिटिशर्स की हिम्मत नहीं हुई या पंजाब पे अटैक कर सके या पंजाब पे रूल कर सके। लेकिन उनकी डेथ के बाद पंजाब में ब्रिटिशर्स ने एंट्री कर दी। उनकी एंट्री होने के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या करा, पंजाब को और हरियाणा को लिंक कर दिया। पंजाब और हरियाणा को मिलाने के बाद उन्हें पता था कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो सकते हैं, विद्रोह स्टार्ट हो सकता है। तो उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध डिवाइड एंड रूल, कि आपस में ही लड़वा दो जिससे हमारे साथ लड़ने की हिम्मत ही ना हो। वही इन्होंने पंजाब में करा। पंजाब में उन्होंने जो सत्ता थी, मतलब जो पंजाब को संभालेगा, वो दे दी गुरुद्वारा के महंत को। गोल्डन टेम्पल के गुरुद्वारा है उसके महंत को। महंत मतलब जो प्रीस्ट होते हैं, जो वहाँ पे पूजा पाठ और देख रेख करते हैं। अब इसकी वजह से सिख कम्युनिटी पूरी थोड़ा सा गुस्से में थी। आप किसी को भी ऐसे क्यों दे सकते हैं? तो आपस में लड़वाने के लिए उन्होंने ये पॉइंट उठाया था। ब्रिटिशर्स थे, वो सिख कम्युनिटी कभी नहीं सुनते थे, उन्हें तो लड़वा के बस अपना राज करना था। इसी को देखते हुए 1920 में सिख कम्युनिटी ने अकाली मूवमेंट स्टार्ट करा, जिसका नाम था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, SGPC। कुछ टाइम बाद अकाली दल और SBG की जो गठबंधन थी, जो रिलेशंस थे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए और सिख कम्युनिटी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब ब्रिटिशर्स ने जो हो गया सो हो गया, लेकिन जब ब्रिटिशर्स जाएंगे यहाँ से देश छोड़ के तो हमारा अपना पंजाब हमें वापस मिल जाएगा। लेकिन उनकी उम्मीदों पानी फिर गया जब मोतीलाल नेहरू ने अनाउंस करा पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब कि एक ही कंट्री, उसके अंदर इलेक्शंस होंगे और उसके अंदर डेमोक्रेसी होगी। अब इसको सुनने के बाद सिख कम्युनिटी थोड़ा सा निराश हुई कि हमारी सोच थी कि हमें दोबारा से पंजाब मिल जाएगा, वो टूटती हुई नजर आ रही थी उन्हें। उसी दौरान 1946 में इंडिपेंडेंस से एक साल पहले मुस्लिम कम्युनिटी ने बोला कि हमें एक अपना सेपरेट कंट्री चाहिए एज पाकिस्तान। अब इसको सुनने के बाद जो पंजाब के लोग थे उनके अंदर और ज़्यादा आक्रोश आ गया या और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि इनको अगर पाकिस्तान मिल सकता तो हमें सिक्किस्तान क्यों नहीं मिल सकता। उन्होंने भी सिक्किस्तान की मांग कर दी। सो पाकिस्तान और सिक्किस्तान की प्रॉब्लम को देखते हुए 1946 में नेहरू ने एक अश्योरेंस दी पूरी सिख कम्युनिटी को कि जो भी आपके एक सर्वोच्च लीडर हो थे और है, उनको एक अलग रिकॉग्निशन मिलेगी और आपको अलग से फ्रीडम मिलेगी एज अ स्टेट ऑफ पंजाब। उस टाइम तो सिख कम्युनिटी मान गई, लेकिन उन्हें बुरा तब लगा जब उनको धोखा मिला और ये उनकी जो प्रॉमिस करा गया था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। इस बात आफ्टर दिस इन 1956 एक स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट आया। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हम स्टेट्स को अपनी जातियों के बेसिस पर डिवाइड नहीं कर सकते थे, लेकिन स्टेट्स को डिवाइड करा गया उनकी लैंग्वेज के बेसिस पे। सो इसी को सोचते हुए पंजाब को फिर से एक चीज़ ध्यान में आई कि हमें भी अपना स्टेट मिलना चाहिए, और उन्होंने कहा कि पंजाब में पंजाबी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से पंजाब को एक अलग स्टेट बना दिया जाए और उसके अंदर पंजाबी ऑफिशियल करी जाए। तो जब उनकी इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया तो अकाली दल के जो लीडर थे मास्टर तारा सिंह, उन्होंने एक स्पीच दिया, एक भाषण दिया। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लगी और एक पंजाबी सूबा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें क्या था कि पंजाब को एक अलग स्टेट बनाया जाए और पंजाबी उसकी एक स्टेट लैंग्वेज ऑफिशियल हो जाए। इसी बीच 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई और उसके अंदर सिख कम्युनिटी का इतना बड़ा रोल था, उसको देखते हुए पंजाब की डिमांड को मान लिया गया। सो 1966 में पंजाब को 3 हिस्सों में तोड़ा गया, एक पंजाब, सेकंड हरियाणा एंड थर्ड इज हिमाचल प्रदेश। इसके बाद
1967 में इलेक्शंस हुए पंजाब में और अकाली दल 1967 से लेकर 1977 तक रूल में रहा, लेकिन इनकी जो गवर्नमेंट थी वो कभी स्टेबल नहीं हो पाई। कहा जाता है कि इसके अंदर भी कांग्रेस का कहीं ना कहीं हाथ था, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट पावर में नहीं आ पाई थी पंजाब में। देन 1971 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक वर्ड अपीयर हुआ, एक लाइन अपीयर हुई, द बर्थ ऑफ खालिस्तान। सो ये कहाँ से अपीयर हुआ, क्या रीज़न था, किसने करवाया था एडवर्टीजमेंट, ये इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, यू कैन चेक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। सो जब 1971 तक गवर्नमेंट नहीं पावर में रह पाई थी अकाली दल की, 1972 में कांग्रेस ने एंट्री मार दी थी और जेल सिंह सीएम बने थे पंजाब के। सो 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन लोगों के सामने आया। ये रेजोल्यूशन 12 लोगों के कमेटी ने बनाया था, जिसके अंदर उन्हें वो डिमांड करते थे कि चंडीगढ़ पंजाब में मिल जाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रूल है स्टेट गवर्नमेंट में वो बहुत कम होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, और ऐसे ही काफ़ी सारे पॉइंट्स को इसके अंदर रखा गया था। फिर कुछ सालों बाद 1977 में एक रेजोल्यूशन दोबारा से अपडेटेड वर्जन आया आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का, जिसके अंदर वो एक कंट्री की डिमांड कर रहे थे, और ये रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया एकदम से। फिर जो लोग जिन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पे काम करा था वो लोग सामने आए और उन्होंने बोला कि ये रेजोल्यूशन अलग कंट्री नहीं मांगता, ये रेजोल्यूशन क्लेम करता है कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए। सो अब इस कंट्रोवर्सी की वजह से अकाली दल बहुत ज़्यादा चर्चा में आई और आने वाले इलेक्शन में उसने कांग्रेस को हरा दिया। देन एंटर्ड जनरल सिंह भिंडरनवाला। जनरल सिंह भिंडरनवाला एक लीडर था दमदमी टकसाल का। अब दमदमी टकसाल एक रिलीजियस टीचिंग ग्रुप था। कांग्रेस को हारने के बाद उनको ये पता चला कि जनरल सिंह भिंडरनवाला का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पंजाब में बढ़ता जा रहा है, और अगर उन्हें सत्ता चाहिए तो उसको इसकी सपोर्ट करनी पड़ेगी। कांग्रेस ने स्टार्ट कर दिया सपोर्ट करना जनरल सिंह भिंडरनवाला का। उसने काफ़ी सारी किलिंग करी, कुछ कुछ गलत चीज़ों में भी वो आता रहा। सबसे ज़्यादा हद तब हो गई थी जब 1981 में जनरल सिंह भिंडरनवाला का हाथ आया पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के एडिटर के हत्या में। उसके बाद पता चला, कांग्रेस को लगा कि अब हम इतना ज़्यादा चुप नहीं उठ सकते, इनका इतना सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। सो जनरल सिंह भिंडरनवाला के अरेस्ट के बाद एक साल बाद 1982 में अकाली दल और जनरल सिंह भिंडरनवाला ने मिलकर एक सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू करा, जिसका नाम था धर्म युद्ध मोर्चा। सो इस धर्म युद्ध मोर्चा का एम था कि ये स्टैब्लिश करेंगे आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को। सो अक्टूबर 1983 में धर्म युद्ध मोर्चा के एक साल बाद ही एक बस जा रही थी पंजाब से दिल्ली। उस बस को हाईजैक करके उसके अंदर जितने भी हिंदू थे सबको जनरल सिंह भिंडरनवाला ने मार दिया। तो जब जनरल सिंह भिंडरनवाला को पता चला कि अब गवर्नमेंट चुप नहीं बैठेगी, इतनी बड़ी बात के बाद दिसंबर 1983 में ही जनरल सिंह भिंडरनवाला ने अपना जो काम करने की जगह थी उसे चेंज करके गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल के अंदर एक अकाल तख्त एरिया है, अकाल तख्त, उसके अंदर अपनी वर्क लोकेशन शिफ्ट कर ली थी। सो इसके बाद इंदिरा गांधी जी ने काफ़ी बार कोशिश करी प्रपोजल देने की, बात करने की, बट जनरल सिंह भिंडरनवाला ने सारे प्रपोजल रिजेक्ट कर दिए। हियर कम्स ऑपरेशन ब्लू स्टार। सो ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर क्या हुआ, 1 जून 1984 में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, सारे में कर्फ्यू लगा दिया, और जितने भी मिलिटेंट्स थे जनरल सिंह भिंडरनवाला के सपोर्टर्स थे उनको टारगेट किलिंग करनी स्टार्ट कर दी, और आर्मी को गोल्डन टेम्पल भेजा और फाइट करी जनरल सिंह भिंडरनवाला के सपोर्टर्स के साथ, और काफ़ी गोलीबारी हुई। उसमें जनरल सिंह भिंडरनवाला तो मारा गया, लेकिन जो सिख कम्युनिटी थी ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई, क्योंकि गोल्डन टेम्पल एक रिलीजियस प्लेस है। वहाँ पे जब गोलियां चली, ठीक है, बहुत ज़्यादा असैसिनेशन हुआ, तो काफ़ी सारी चीज़ें हार्म हो गई थी और उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई। उसी के बाद ऑपरेशन वुड रोज स्टार्ट हुआ, जिसमें क्या था, और जनरल सिंह भिंडरनवाला के जो सपोर्टर्स थे उनको ख़त्म करने के लिए सब सिख के घरों में वेपन्स की तलाशी होने लगी कि हथियार तो नहीं है। और जब ये सब हो रहा था तो सिख कम्युनिटी में इतना गुस्सा आ गया
कि उनको एक चीज क्लियर होती कि बदला तो लेंगे। अब बदला लिया गया इंदिरा गांधी की डेथ में। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनके 2 बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद हिंदू और सिख कम्युनिटी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। अब उसके बाद जनरल सिंह भिंडरवाला के जितने भी सपोर्टर थे उनको दोबारा से ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर स्टार्ट हो गया और ये ऑपरेशन 1986 और 1988 में चलता रहा और इससे काफ़ी सारे जो सपोर्टर थे जनरल सिंह भिंडरवाला के या तो वो मारे गए या तो फिर वो देश छोड़ के चले गए बाहर। इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल में आती गई। कुछ लोग तो फॉरेन कंट्रीज भाग गए और वहाँ से खालिस्तान के बारे में बोलने लगे, खालिस्तान चाहिए हमें, खालिस्तान चाहिए। बट ये जो थे ना चीज़ें, ये बहुत छोटे लेवल पे थी, तो इतनी ज़्यादा इसको वैल्यू नहीं दी गई। अब सब कुछ ऐसा चल रहा था। 1 जून 2015 में फिर से एक इंसिडेंट सामने आया कि बुर्ज जवाहर सिंह वाला विलेज में गुरुद्वारा के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी को किसी ने चुरा लिया और बोला जा रहा था कि सिख धर्म पे फिर से अटैक हुआ है। और एक एक्टर थे दीप सिंधु, उन्होंने बहुत ज़्यादा खालिस्तान के बारे में बोलने लगे। दीप सिंधु ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी वारिस पंजाब दे, लेकिन पंजाब इलेक्शन से पहले 15 फरवरी 2022 में उनकी डेथ हो गई एक रोड एक्सीडेंट में। अब एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की। अमृतपाल सिंह दुबई में रह रहे थे और कहा जाता है कि उनके कॉन्टैक्ट दीप सिंधु से, दुबई से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे दीप सिंधु के साथ। 29 सितंबर 2022 को अमृतपाल सिंह इंडिया में आया और उसको हेड बना दिया गया वारिस पंजाब दे ऑर्गेनाइजेशन का। ये एकदम से कैसे हुआ इसके बारे में कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि कोई कनेक्ट नहीं था, उनके फैमिली वाले बोलते थे कि कोई बातचीत नहीं होती थी, बट बिना किसी रीजन की ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अमृतपाल सिंह ने बोला कि जनरल सिंह भिंडरवाला उनका आदर्श है और उसने अपनी जो वायलेंस थी ये कंटिन्यू रखी। कुछ ना कुछ बीच बीच में वो करता रहा, बीच में न्यूज़ में आके बोल रहा है, कुछ लोगों को भड़काऊ भाषण दे रहा है, ये सब चलता रहा। तो चीज़ें चेंज हुई फरवरी 2023 में, जब अजनाला पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज करी गई कि अमृतपाल सिंह और उसके कुछ लोगों ने उस आदमी को किडनैप करा और बहुत ज़्यादा मारा। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने लवप्रीत सिंह तूफान को अरेस्ट कर लिया गया, जो कहा जाता है कि अमृतपाल सिंह के बहुत ज़्यादा क्लोज था। जब पुलिस ने तूफान को अरेस्ट कर लिया तो अमृतपाल सिंह के जो सपोर्टर थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, या अमृतपाल सिंह ने उनको बोला ऐसा करने के लिए, हमें इस बारे में नहीं पता। बट काफ़ी ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा भीड़ पुलिस स्टेशन के सामने एकत्रित हो गई। जितने ही पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे उन सबको तोड़ दिया गया, काफ़ी सारे व्हीकल को जला दिया गया, पुलिस पे काफ़ी हमले करे गए। इतने बड़े इंसिडेंट होने के बाद ये तो पक्का था कि ना पुलिस चुप होएगी ना गवर्नमेंट चुप होएगी। 18 मार्च को 78 लोग जो कि अमृतपाल सिंह के अंडर में काम करते थे या उनके करीबी थे, उन सबको पुलिस ने क्वेश्चनिंग के लिए कस्टडी में ले लिया और अमृतपाल सिंह को वांटेड पर्सन के रूप में सारे में सर्कुलेट कर दिया कि वांटेड पर्सन है, जहां देखो पकड़ लो इसको। जब अमृतपाल सिंह को ये पता था कि गवर्नमेंट उसको ढूंढ रही है, अमृतपाल सिंह ने बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश करी, लेकिन 23 अप्रैल को वो पकड़ा गया। 35 दिन भागने के बाद 23 अप्रैल को उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसके अरेस्ट होने के बाद एनएसए के अंडर में उसको डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जो कि असम में है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, आगे आने वाले टाइम में मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। एक अनाउंसमेंट थी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। आगे जितने पॉडकास्ट होंगे या वीडियो के बारे में कोई डिस्कशन करना होगा या फिर पर्टिकुलर टॉपिक को बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप उसमें भी बोल सकते हैं मुझे। मैं एक गूगल फॉर्म लॉन्च करता हूँ हर पॉडकास्ट से पहले, जिससे आप उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछें और मैं उस क्वेश्चन को अपने पॉडकास्ट के बीच में पूछ सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।